गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले इसके दो वीडियो हो चुके हैं रिवीजन के। ये तीसरा वीडियो है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 10। ये कहा गया है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। नंबर 1, ऐसा संबंध हमें बताना है कि जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रमक हो। तो कोई संबंध ले लीजिए कि मान लेंगे, माना a बराबर 1 2 3। तो a बराबर 1 2 3 में एक संबंध r इस प्रकार से लिख लें 1, 2 और 2, 1 1, 2 2, 1 इस प्रकार से संबंध है। तो ध्यान दीजिए जरा, ये संबंध देखते हैं क्या सम्मित है। तो सम्मित संबंध के लिए देखते हैं, यदि a, b संबंध में हो तो b, a संबंध में होना चाहिए। तो देखो इसे 1, 2 संबंध में है तो 2, 1 भी संबंध में है। अतः ये संबंध कैसा हुआ? सम्मित हुआ। देखिए यहाँ पे आंसर एक जैसा नहीं हो सकता। यहाँ पे हमको एक ऐसा उदाहरण बताना है, ऐसा संबंध बताना है जो सम्मित तो है लेकिन न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रमक है। तो देखो 1, 2 और 2, 1 अगर a, b है तो इसमें b, a है, तो इसमें ये वाला संबंध कैसा है? ये वाला संबंध सम्मित है। अब स्वतुल्य के लिए क्योंकि ये संबंध a से लिया गया है तो प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू a के लिए a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अर्थात स्वतुल्य संबंध के लिए सभी विकर्ण के अवयव होने चाहिए थे। इसमें 1, 1 भी होना चाहिए था, 2, 2 भी होना चाहिए था, 3, 3 भी होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए ये वाला संबंध क्या स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक में अगर a, b है, b, c है, a, c भी होना चाहिए। तो देखो 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 भी इसमें होना चाहिए था। 1, 1 इसमें नहीं है तो इसलिए ये संबंध संक्रमक नहीं है। तो ये वाला संबंध क्या है? संबंध सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं। क्वेश्चन ये कहा गया ऐसे संबंध का, ऐसा संबंध बताइए जो सम्मित हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक ना हो। तो यहाँ पे हमने संबंध, एक संबंध a से a में माना है। हमने एक सेट मान लिया a बराबर 1 2 3 है। तो इसमें अगर एक राशि निकाले तो 1, 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 1, 3 आएगा, 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, 3, 1 आएगा, 3, 2 आएगा, 3, 3 आएगा। उससे हमने एक संबंध ये निकाल लिया। जो एक राशि आएगा उससे हमने एक संबंध ये निकाल लिया और देखेंगे कि ये संबंध कैसा है। तो ये वाला संबंध सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। ऐसे दूसरा पूछा गया है कि संबंध ऐसा लिखिए जो संक्रमक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सम्मित हो। तो देखिए दूसरा पार्ट ऐसा लिखना है जो संक्रमक तो है लेकिन स्वतुल्य भी नहीं है और सम्मित भी नहीं है। तो देखिए इसी में से कोई संबंध R लिख लीजिए जो कैसा हो? संक्रमक हो। तो संक्रमक संबंध पहले लिखिए 1, 2, 2, 3, 1, 3 ऐसा लिखिए। तो देखो ये संबंध संक्रमक है। अरे कोई एक एलिमेंट भी लिख देते, r बराबर 1, 2 लिख दो, वो भी संक्रमक संबंध होगा क्योंकि वहां पर इसका संक्रमक युग्म ही नहीं होगा। अब ऐसा भी लिख देते हम कोई संबंध, r बराबर केवल 1, 2 लिख देते या केवल 1, 3 लिख देते तो वो भी संक्रमक संबंध था और वो न तो स्वतुल्य होगा न सम्मित होगा। थोड़ा बड़ा लिखना चाहें ये लिख लीजिए, एक संबंध हमने ये लिखा 1, 2, 3 और 3, 1। तो देखिए ये संक्रमक तो है, a, b इसमें है, b, c इसमें है, तो a, c भी इसमें है। 1, 2 है, 2, 3 है, तो 1, 3 भी इसमें है। तो इसका मतलब ये संक्रमक है। अब सम्मित देख लीजिए, अगर 1, 2 है तो इसमें 2, 1 होना चाहिए तभी तो सम्मित होगा। तो देखिए 1, 2 है, इसमें 2, 1 नहीं है इसलिए ये सम्मित नहीं है। ठीक, देखो ऐसे लिख देंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 3 बिलोंग्स टू R। ठीक, दिस इंप्लाइज 1, 3 बिलोंग्स टू R तथा देखो a, b है, b, c भी है, तो a, c भी R में है। तो अतः संबंध कैसा रहा? अतः संबंध संक्रमक है। फिलहाल तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं, हमको ऐसा संबंध लिख देना है जो संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य और सम्मित ना हो। तो देखिए हमने ऐसा संबंध लिखा
और बता भी दे किसी संक्रमक है कि नहीं है, तो देखो संक्रमक है। अब देखिए सम्मित अगर देखेंगे तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है तथा 2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा है। अतः संबंध सम्मित नहीं है, संबंध सम्मित नहीं है। अगला देखेंगे सतुल्य के लिए, तो सतुल्य के लिए देखेंगे, देखो 1,1 भी नहीं है, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, अरे कोई भी विकर्ण अवयव नहीं दिया गया इसमें। अतः संबंध एक भी लिख देते कि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः संबंध सतुल्य नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना था, ऐसा संबंध लिखना था जो संक्रमक हो लेकिन सम्मित और सतुल्य न हो। देखो ये वाला संबंध संक्रमक है लेकिन सम्मित और सतुल्य नहीं है। ऐसे इसी प्रकार से एक ऐसा संबंध लिखना है जो सतुल्य तथा सम्मित हो लेकिन संक्रमक न हो। ऐसा संबंध लिखना है जो सतुल्य और सम्मित है लेकिन संक्रमक नहीं है। तो इसी ए से एक संबंध लिख लें, सिर्फ ए बराबर यही मान लें 1 2 3 है कोई, तो इसमें एक संबंध आर ऐसा लिखें जो सतुल्य हो, सम्मित हो लेकिन संक्रमक न हो। तो देखिए सतुल्य की पहली कंडीशन तो विकर्ण अवयव सभी होने ही चाहिए। तो इसमें देखिए 1,1 लिख लें, 2,2 लिख लें, 3,3 लिख लें, सतुल्य हो जाएगा इसमें। अब सम्मित भी कर दिए, सम्मित के लिए देखिए 1,2 और 2,3, 1,2 और 2,1 लिख लें, तो 1,1 भी हो जाएगा। ऐसा लिख लें 2,3 और 3,2, ऐसा लिख लें 2,3 और 3,2। तो इसमें देखिए सम्मित तो ये हो जाएगा। अरे ऐसे लिखा नहीं, केवल विकर्ण संबंध लिख दीजिए, विकर्ण संबंध लिख दीजिए। तो ये सतुल्य हो गया, 1,2 है, 1,2 लिख दो, 2,2 लिख दो, तो 1,2 इसमें होना चाहिए, तो 1,2 लिख देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 इसका दिया गया कि ऐसा संबंध लिखना है जो सम्मित तथा संक्रमक हो किंतु सतुल्य न हो। मतलब ऐसा संबंध जो सम्मित और संक्रमक है लेकिन सतुल्य, सम्मित है संक्रमक है लेकिन सतुल्य नहीं है। ऐसा संबंध लिखना है जो सम्मित हो, संक्रमक हो लेकिन सतुल्य नहीं हो। तो कंफर्म है, देखिए ऐसा संबंध सपोज करें ए बराबर था 1 2 3, तो ऐसा संबंध हम आर लिखें तो सम्मित हो तो 1,2 और 2,1 ये। तो देखिए ये सम्मित है, ये सम्मित है, 1,2 2,1 सम्मित है, ये संबंध सम्मित है। ठीक, और सतुल्य लिख लें इसमें 1,1 2,2 3,2। ये क्या है, सम्मित है और संक्रमक भी है। सम्मित कितने रखें केवल, तो ये सम्मित भी है और संक्रमक भी है। देखो 1,2 2,1 और ये भी लिख लें 1,2 2,1 और 1,1। तो ये संबंध क्या है, ये संबंध सम्मित तो है, 1,2 है तो 2,1 है। विकर्ण संबंध देखे नहीं जाएंगे। तो देखो 1,2 है 2,1 है, तो क्या 1,1 इसमें है? तो ये संबंध सम्मित भी है, संक्रमक है लेकिन सतुल्य नहीं है। सतुल्य के लिए सभी विकर्ण अवयव होने चाहिए, तो सभी विकर्ण अवयव नहीं है। चाहो तो 2,2 लिख दो तब भी ये सतुल्य नहीं रहेगा। अगर 1,1 2,2 3,3 सब लिखते तब ये सतुल्य संक्रमक सब कुछ होता। तो ये वाला संबंध क्या है, ये वाला संबंध सम्मित है, संक्रमक है लेकिन सतुल्य नहीं है। सम्मित क्यों, a, b है तो b, a भी है इसमें। और इसमें देखो a, b है, b, c है तो a, c भी इसमें है। 1,2 2,1 तो 1,1 इसमें है। तो इसलिए ये संबंध कैसा है, संक्रमक है। तो ये संबंध संक्रमक हो गया, स्वतुल्य संक्रमक हो गया, सम्मित हो गया लेकिन सतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं तुल्यता संबंध।
तुल्यता संबंध क्या होता है? ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रमक भी हो, वो तुल्यता संबंध कहलाता है। वह संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है। तो जो संबंध तीनों होंगे जिस संबंध में, स्वतुल्य संबंध भी होगा, सम्मित संबंध भी होगा और संक्रमक संबंध भी होगा, वो संबंध तुल्यता संबंध कहा जाएगा। जैसे माने एक संबंध R दिया गया है, किस प्रकार से R संबंध दिया गया है, so that A, B और यहाँ पे क्या है, A बराबर। एक संबंध R इस प्रकार से है A, B में कि A और B बराबर है, तो इसमें A और B के बीच संबंध क्या है, बराबर का। मतलब A रिलेटेड B किस प्रकार से है कि A बराबर B। अगर A बराबर B है तो लिखा जाएगा A रिलेटेड B। ठीक, अब पहला हम देखेंगे क्या ये सम्मित है। तो सम्मित के लिए पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि A और B के लिए संबंध क्या है कि A रिलेटेड B सो दैट A बराबर B। तो पहले सम्मित संबंध देखेंगे। तो सम्मित के लिए देखिए A रिलेटेड B अगर है तो क्या लिखा गया है, दिस इंप्लाइज A बराबर B। अगर A बराबर B है तो A रिलेटेड B लिखा गया। A बराबर B को हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर B को हम B बराबर A भी तो लिख सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, अगर A बराबर B है तो इसको क्या लिखा गया है, A रिलेटेड B। और इसी प्रकार से A बराबर B को हम B बराबर A भी तो लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता नहीं लिखा जा सकता। अगर A बराबर B है तो B बराबर A होगा, तो दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिखेंगे, B रिलेटेड A। अगर A बराबर B है तो A रिलेटेड B लिखा गया, अगर B रिलेटेड B बराबर A होगा तो B रिलेटेड A लिखा जाएगा। और इसको ऐसा हम लिख भी तो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर A रिलेटेड B है तो B रिलेटेड A होगा। ठीक, तो लिखेंगे अतः यदि A रिलेटेड B तो B रिलेटेड A। अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा। तो अतः संबंध कैसा हुआ, अतः संबंध सम्मित है, सम्मित। आप स्वतुल्य देख लेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य में देखिए A बराबर B अगर है तो कैसे लिखा गया, A रिलेटेड B। अगर A बराबर B है तो लिखा जाएगा A रिलेटेड B। तो A और B के बीच रिलेशन कैसा है कि दोनों बराबर है। अगर A बराबर B है तो A बराबर A तो लिख सकते हैं, प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A बराबर A। इसको क्या लिखा गया, अगर A बराबर A है दिस इंप्लाइज A रिलेटेड A। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः प्रत्येक A रिलेटेड B के लिए A रिलेटेड, प्रत्येक A रिलेटेड B के लिए A रिलेटेड A भी है। अतः संबंध कैसा हुआ, अतः संबंध स्वतुल्य है। उसके बाद में क्या निकालेंगे, संक्रमक। संक्रमक संबंध के लिए मान लेंगे, माना A रिलेटेड B तथा B रिलेटेड C। अगर A रिलेटेड B है तो दिस इंप्लाइज A बराबर B होगा और B बराबर C होगा। अगर A रिलेटेड B और B रिलेटेड C है, तब यदि A रिलेटेड C आ जाए तो संबंध संक्रमक होगा। तो देखो हमको ये पता है कि A बराबर B है और B बराबर C है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A बराबर C। अगर A बराबर B है, B बराबर C है तो A बराबर C भी तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज A रिलेटेड C। तो देखिए यदि A रिलेटेड B और B रिलेटेड C है, तब यदि A रिलेटेड C आ जाए तो ऐसा संबंध संक्रमक संबंध होता है। तो यहाँ पे ये संबंध कैसा हो गया, संक्रमक। अतः संबंध संक्रमक। और जब कोई संबंध
सतुल्य सममित और संक्रमक होता है तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से कोई भी संबंध यदि स्वतुल्य सममित संक्रमक तीनों है तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि एक संबंध R इस प्रकार से है कि R बराबर L1 गामा L2, जहाँ पे L1 L2 दो रेखाएं हैं और L1 L2 के समांतर है। यहाँ पे L1 और L2 में क्या संबंध दिया गया है? L1 समांतर है L2 के। L1 और L2 के बीच में संबंध काहे का है? समांतर का। तो अगर ये संबंध सममित हुआ, सतुल्य हुआ, संक्रमक हुआ तो ये संबंध कैसा हो जाएगा? तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे? सममित। क्या ये संबंध सममित है? देखिए इधर L1 रिलेटेड L2 किस प्रकार से? L1 रिलेटेड L2 such that L1 समांतर है L2 के। अगर L1 समांतर है L2 के तो क्या लिखा गया? L1 रिलेटेड L2। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर होगा। भाई A रेखा B रेखा के समांतर है तो B रेखा भी तो A रेखा के समांतर होगी। ये दो रेखाएं खींची हमने, ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा। कहा जाए पहली रेखा दूसरी रेखा के समांतर है तो दूसरी रेखा भी तो पहली रेखा के समांतर होगी। तो यहाँ पे देखिए L1 समांतर है L2 के, ऐसी जगह L1 समांतर है L2 की, तो इसको दिस इंप्लाइज ऐसे लिख सकते हैं L2 समांतर है, L2 समांतर है L1 के। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी L1 के समांतर है। अगर L1 L2 के समांतर है तो लिखा गया है L1 रिलेटेड L2, और इससे क्या लिखा जाएगा? दिस इंप्लाइज L2 रिलेटेड L1। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः यदि L1 रिलेटेड L2, अतः यदि L1 रिलेटेड L2 तो L2 रिलेटेड L1 ऐसा है। अगर L1 जो संबंध L1 का L2 से है वही संबंध L2 का L1 से भी है। अतः संबंध कैसा हो गया? सममित। अतः संबंध सममित है। उसके बाद में क्या लिख देंगे? नंबर 2 सतुल्य। सतुल्य संबंध के लिए देखिए क्या दिया गया संबंध? L1 रिलेटेड L2 such that L1 समांतर है L2 के। देखिए L1 और L2 में क्या रिलेशन है कि L1 L2 के समांतर है। प्रत्येक रेखा स्वयं के भी समांतर होती है। अगर L1 समांतर है L2 के तो L1 समांतर होगा L1 के। तो दिस इंप्लाइज ऐसे लिख सकते हो कि L1 समांतर L2 के, तो दिस इंप्लाइज L2 समांतर L1 के। नहीं, L1 समांतर L1, L1 समांतर L1। तो जो संबंध L1 का L2 से है वही संबंध L1 का L1 से होगा। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा? L1 रिलेटेड L1। अतः संबंध कैसा है? सतुल्य। अतः संबंध स्वतुल्य। ठीक, अब संक्रमण देख लेंगे कि संबंध संक्रमक है या नहीं है। तो संक्रमक के लिए देखिए संक्रमक इसे मान लेंगे, माना L1 रिलेटेड L2 such that L1 समांतर L2 तथा L2 रिलेटेड L3 such that L2 समांतर है L3 के। L1 और L2 में क्या रिलेशन है कि L1 L2 के समांतर है, वही संबंध L2 L3 में है। तो क्या L1 समांतर L3 होगा? देखिए एक रेखा L1 हो गई, एक L2 एक L3। यहाँ पे L1 L2 समांतर है और L2 L3 समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं तो समांतर ही होंगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः
L1 ऐसे लिखते हैं पहले, L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3 के, अतः L1 समांतर होगा L3। तो दिस इंप्लाइज L1 रिलेटेड L3, L1 रिलेटेड L2 है, L2 रिलेटेड L3 है, तो आ गया L1 रिलेटेड L3। तो अतः संबंध कैसा होगा? संक्रमक। अतः संबंध संक्रमक है। जब कोई संबंध, ये तीनों संबंध होता है तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। अतः दिया गया संबंध, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। इस प्रकार से तो पता चल जाएगा कि ये वाला संबंध कैसा है? तुल्यता संबंध। अब हम फलनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखिए फलन क्या होता है ये हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक। और यहाँ पे इस फलन के प्रकार जानेंगे। फलन भी एक प्रकार का संबंध ही होता है। फलन क्या है? एक प्रकार का संबंध होता है, लेकिन इसमें जो डोमेन के एलिमेंट होते हैं, डोमेन के या प्रांत के जो अवयव होंगे वो यूनिक होते हैं। जैसे कोई संबंध इस प्रकार से दिया जाए, r बराबर 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, पूछा जाए क्या ये संबंध है? रिलेशन तो है। पूछा जाए क्या ये संबंध फलन है? तो देखिए इसमें डोमेन में दो अवयव एक जैसे आ गए, तो इसलिए ये संबंध फलन नहीं है। अगर ये 1, 3 यहाँ पे 1, 3 ना होकर और कुछ हो जाता, ये हमारे 2, 3 होता, तो ये फलन जो है वो, ये संबंध जो है फलन होता। डोमेन का अवयव जो है, जो x के मान है यहाँ पे, वो सब यूनिक होने चाहिए, वो सब अलग अलग ही होने चाहिए, ठीक। डोमेन के कोई दो अवयव एक जैसे नहीं होने चाहिए, तभी वो संबंध फलन होगा, ठीक। बाकी ये हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम फलनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला फलन इसमें कौन सा है? एकैकी या 1-1 फंक्शन। पहला है एकैकी फलन। एकैकी फलन, एकैकी फलन क्या होता है? एकैकी या 1-1 फंक्शन। देखिए फलन भी इसको बोलते हैं, इसे प्रतिचित्रण भी बोलते हैं। एकैकी फलन या एकैकी प्रतिचित्रण, एकैकी प्रतिचित्रण 1-1 मैपिंग। तो एकैकी फलन क्या होता है? अगर कोई फलन a से b में है, अगर कोई फलन a से b में दिया गया हो, तो ये एकैकी कब होगा? जब a के एक अवयव का प्रतिबिंब b के एक अवयव से में, b का एक अवयव होगा। यदि a के एक अवयव का प्रतिबिंब b का एक अवयव है, ठीक। अर्थात a के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब यूनिक होना चाहिए। इसके एक अवयव के प्रतिबिंब एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक। या इसका इसमें प्री इमेज कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। जैसे मान लिया एक सेट ए दे दिया गया, 1, 2, 3, एक सेट बी ये दिया गया, ए बी सी डी, तो ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो, ये इससे रिलेटेड हो। इधर का एक अवयव इधर के एक से ज्यादा अवयव से रिलेटेड ना हो, ठीक। तो ऐसा प्रतिचित्रण कहलाता है एकैकी प्रतिचित्रण। एकैकी प्रतिचित्रण में क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। और कोडोमेन के जो अवयव डोमेन के अवयवों से संबंधित होते हैं उनको कहा जाता है रेंज। जैसे इसका डोमेन हुआ 1, 2, 3, डोमेन इसका हुआ 1, 2, 3, इसका कोडोमेन हो गया इसका ए बी सी डी, और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज डोमेन के जो अवयव या कोडोमेन के जो अवयव डोमेन से रिलेटेड हैं वो रेंज भी कोडोमेन के ही एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट इससे रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं ए से, वो रेंज है। तो रेंज इसमें हो जाएगी ए, बी, सी, ये इसकी रेंज है। डोमेन ए के एलिमेंट, कोडोमेन बी के एलिमेंट, और रेंज क्या होगा? बी के वे एलिमेंट जो ए से संबंधित होते हैं। तो
एकाकी प्रतिचित्रण क्या होता है? वह एकाकी फलन या एकाकी प्रतिचित्रण कुछ भी कह दें, यदि कोई फलन a से b में इस प्रकार से है कि b के एक अवयव b का एक अवयव a के एक अवयव से ही संबंधित है, इसका एक अवयव इसके एक अवयव से ही संबंधित हो। पहली बात तो फलन तो होने चाहिए, अर्थात इसका प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं इसका एक अवयव इसके दो या दो से अधिक अवयवों से संबंधित नहीं होना चाहिए, तब ऐसा प्रतिचित्रण कहलाता है एकाकी प्रतिचित्रण, या ऐसा फलन कहलाता है एकाकी फलन। कि वह फलन, अगर कोई फलन ए से बी में दिया गया है तो वो फलन एकाकी कब होगा? जब b का एक अवयव a के एक अवयव से ही संबंधित हो। ठीक, इसका यूनिक एलिमेंट इसके भी यूनिक एलिमेंट से संबंधित होता है, ऐसा प्रतिचित्रण कहलाता है एकाकी प्रतिचित्रण, या ऐसा फलन कहलाता है एकाकी फलन। अब इसको निकालते कैसे हैं एकाकी फलन के लिए? यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। fx1 बराबर fx2 करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन कैसा हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा। जैसे मान लिया अगर हमको एकाकी फलन सिद्ध करना है तो एकाकी फलन के लिए हमने माना कि एक फलन fx बराबर दिया गया है, fx बराबर x प्लस 1, और फलन किससे किसमें है? fn2n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फलन है, इसमें डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, और फलन क्या है? x प्लस 1, और पता करना है कि ये एकाकी फलन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले fx1 निकाल लेते हैं, fx1 क्या आएगा? x1 प्लस 1, फिर fx2 निकाल लेते हैं, fx2 आएगा x2 प्लस 1, फिर fx1 बराबर fx2 करेंगे, fx1 बराबर fx2 करेंगे। ऐसा करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन कैसा हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए fx1 बराबर x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा, अतः फलन एकाकी। तो फलन एकाकी कब होता है? जब x1 बराबर x2 करने पर x1 बराबर x2